हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज का जो ये प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दिसंबर 21 और 22 जो कि मर्ज सेशन हुआ था उस टाइम में पूछा गया प्रश्न पत्र है ये। और ये 30/9/22 में पूछा गया था। और यहाँ पर ये शिफ्ट 1 में है जो कि आज मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके BPSC TRE 4 और फिर TGT PGT 6 to 8 या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं UGC नेट के अलावा सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए व्याख्या सहित हम लोग देख रहे हैं इसे, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी ये। और इसमें जो है 4th ऑप्शन को साथ साथ देखते हैं, जैसे कि आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेट जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको एक नया दृष्टिकोण भी मिलता है ऐसे प्रश्न को देखने से, हल करने से। तो इसलिए ये MCQ के बतौर ये काफ़ी मदद करेगी आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। और आज का जो पहला प्रश्न है देख लें। और ये देखिए कि प्रश्न जो पहला प्रश्न पूछा गया है ये जो कि 20-21 मर्ज सेशन था उसमें भी ये प्रश्न आया था। 19 में भी ये प्रश्न आया है और 18 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो ये अरबी होगा, जैसा कि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है तो ध्यान रखना है। अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी जो है ये सामी भाषा के अंतर्गत आती है। सामी भाषा परिवार में इब्रानी, अरबी और हब्सी भाषाएं आती है, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं जो हैं ये आर्य भाषा में शामिल है। और ये भारोपीय भाषा के सभी जो हैं भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी में वर्णित है और इसके जो लेखक हैं ये पंडित गौरीदत्त जी हैं, ठीक है। और इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ है और डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा पंडित गौरीदत्त को प्रथम उपन्यासकार भी माना है। और इसकी बहुत वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है इसमें है बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी, साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो सभी को ध्यान में रखना है कि देवरानी जेठानी की कहानी लिखी है, लेकिन ये एक उपन्यास विधा है, ये ध्यान में रखना है। साथ में इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती है, इसमें सभी को ध्यान में रखना है। और ये मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण्य की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ कंद्रन। तो ये देख सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये बादल को घिरते देखा कविता से ये ली गई है। और ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य
जगत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कवि प्रसिद्धि के रूप में ये वर्णित है यहाँ पर साहित्य जगत में। और देख सकते हैं जो ये बादल को घिरते देखा कविता से ये पंक्ति ली गई है, और यह कविता जो है ये युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन क्या है? तो एक प्रगतिवादी कवि हैं और इनके द्वारा अन्य काव्य संग्रह देख लें। युगधारा 1953 की है, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भास्मांकुर 1971, तुमने कहा था 1980, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। तो ये कुछ अन्य इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? टी.एस. इलियट की आलोचनात्मक जो विशेषताओं में क्या है शामिल, वो देखना है। तो ये है कि कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, तो बिल्कुल आलोचना की विशेषता में ये शामिल है उनकी। और दूसरा है कि कवि काव्य का माध्यम भर है, ये इनकी विशेषताएं हैं इलियट की आलोचनाओं की। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में कहा है कि निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है इन्होंने। और इलियट द्वारा जो रचित प्रमुख रचनाएं हैं, द सीक्रेट वुड, सेलेक्टेड एसेज, एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, तो ये इनके प्रमुख ये रचनाएं हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो परिंदे कहानी के जो पात्र हैं, लतिका हैं, ह्यूबर्ट भी हैं और डॉक्टर मुखर्जी हैं, तो 3 हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपके 2 ही दिख रहा है, देख सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 है यहाँ पर। और श्यामनाथ जो है ये किसमें है? तो यहाँ पर देखिए कि परिंदे, तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट और लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं, और इसलिए यहाँ पर स्टार लगी हुई है और इसका सभी को समान अंक मिला था। ठीक है। और परिंदे नाम से इनकी कहानी संग्रह है जिनमें टोटल 7 कहानियाँ संकलित है। जो कौन कौन सी कहानी है आप देख लें यहाँ पर। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और लास्ट में परिंदे कहानी भी है। और इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया था? तो F कर दिया था, यानी कि इसे हटा दिया था और इसको समान अंक मिले थे सभी को, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये तीनों सही है। जो श्यामनाथ है ये कहानी का नाम जरूर से जानते होंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है मेरा, तो श्यामनाथ उसी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्यामनाथ सिर्फ नहीं होंगे। अगर ये देता कि इसमें से कौन सा पात्र नहीं है तो ये फिर आपका श्यामनाथ हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कहानी है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में मैं तुमको देखा करूं। तो उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी से ली गई है? तो ये तीसरी कसम से ली गई है, जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है, और कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है, और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र के रूप में है वो है हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास, लाल मोहर आदि। जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, संवाद या ठेस पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्रि की महक रेणु की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन,
तो ये आप दिनकर को लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ये पंक्तियाँ जो है ये रश्मि रथी से ली गई है और तृतीय सर्ग से है ये। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो ये मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से ली गई है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। और नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का कर्म भी, त्याग का दिन भी, चरम आशक्ति का तप भी। तो ये थोड़ा सा मैं कर देती हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दिनकर, ए का 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का 4 एक ही ऑप्शन में, तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो ये तो दिनकर का रश्मि रथी से हो जाएगा और ये भारत भारती से है मैथिली शरण गुप्त जी का। और ये प्रसाद की पंक्तियां हैं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, तो ये आंसू से है। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का कर्म भी, त्याग का दिन भी, चरम आशक्ति का तम भी। तो ये महादेवी द्वारा पंक्तियां दी गई है यानी कि रचित है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है धुन्नी राम है और पलट दास है, जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में, सी और डी। ठीक है, तो तीसरी कसम कहानी पात्र में धुन्नी राम और पलट दास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि। और तीसरी कसम जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है और ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन जो है 1956 ईस्वी में हुआ है और रेनी द्वारा अन्य जो प्रमुख कहानियां हैं वो पंचलाइट, संवादिया, रसप्रिया, ठेस, लालपान की बेगम, जबकि रमपतिया रसप्रिया की कहानी की एक प्रमुख पात्र हैं। कौन? रमपतिया, जो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर, ठीक है, तो वंशीधर जो है उसने कहा था में नहीं है, गैंग्रीन में नहीं है, अपना अपना भाग्य और दुलाई बाई। तो ये देख लेते हैं। वंशीधर दुलाई बाई का पात्र है। ठीक है, दुलाई बाई कहानी का पात्र है। और इनकी जो अन्य पात्र है इस कहानी की, जानकी देई है, नवल किशोर जो कि उनका दोस्त रहता है, सीता उनकी साली रहती है और एक लाठीवान भी रहता है। दुलाई बाई कहानी के लेखक राजेंद्र वाला घोष हैं, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रथम कहानी लेखिका हैं, महिला कहानी लेखिका। इस जो कहानी में यह कहानी जो है सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि। गैंग्रीन कहानी के जो लेखक हैं वो अज्ञे हैं और इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं महेश्वर और मालती। और एक उनका बेटा रहता है, तो उनको भी ध्यान में रखना है, टिट्टी या कुछ इस तरह का ही नाम है, तो उन्हें ध्यान में रखना है। और अपना अपना भाग्य जो है ये लेखक जो हैं जैनेन्द्र हैं इनके, और ये प्रमुख पात्र के रूप में 10 साल का एक अनाथ बच्चा रहता है और दो दोस्तों के बीच ये कहानियाँ हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ देखिए कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है और इसका जो समान अंक मिला था, क्योंकि ये भी ऑप्शन उलट पुलट कर रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे झूठा सच देख सकते हैं, लेकिन इसमें तो है सी ऑप्शन में। चलिए ठीक है, उसके बाद आपका बंटी ए नहीं है, देख सकते हैं ए यहाँ पर नहीं है, सीधा बी दे दिया गया है। लेकिन जो धरती धन नापना ये 1972 का है, इससे पहले आपका बंटी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सबको समान अंक मिली थी इसका। तो चलिए सीधे आंसर को देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो चलिए
झूठा सच जो है ये 58 सार 2 भागों में है। यशपाल की है आपका बंटी जो कि मनु भंडारी 1971 का है। धरती धन्ना अपना ये जगदीश चंद्र का है। और मैया दास की मारी ये 1988 का है और भीष्म शाहनी द्वारा है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है ये कोणार्क आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कोणार्क 1951, मादा कैक्टस ये 1959 का है, बकरी 1974 और कबीरा खरा बाजार में ये 1981 है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये अभिकथन और कारण है। आज के विषय और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। ये आप पर भी कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है अभिकथन, ठीक है। कारण दिया जा रहा है क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान जो है वो खो गई है। क्या ये कारण है? चलिए देख लेते हैं कारण है या नहीं है। तो ये दोनों ही कारण यानी कथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। ये सही व्याख्या कर रही है ऊपर का जो अभिकथन दिया गया था, तो बिल्कुल है, मशीनीकरण तो हो ही गया है इंसान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूलम शब्दों परिस्थित्य, तो ये किसका है? ये जगन्नाथ का है, पंडित जगन्नाथ, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड है 17वीं, ये भी ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी है। और आगे देख लें, आचार्य वामन का है काव्य शब्दों युंग अलंकारं संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। और कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वर्क कवि व्यापारशाली वंदे व्यस्थितो काव्यम तो द्विहार हृदयहार कारिणी। और रुदट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण काव्य लक्षण दिए गए हैं, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। तो ऐसा स्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं, तो ये तो होगा ही। और परंतु पद्माकर की कल्पना सृष्टि दृष्टि बिहारी से कमतर है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है, तो ये नहीं है। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, तो ये बिल्कुल होगा। पद्माकर की भाषा करकती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है, तो ये उन्होंने नहीं कहा है। तो ए और सी ऑप्शन इनका होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए ये तो देख ही लिया हम लोगों ने। अगला प्रश्न है, अषाढ़ का एक दिन में राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह द्वारा कही गई है। और बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां देख लें, हिंदी नाटक, बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये इनकी कुछ आलोचनात्मक कृति हैं बच्चन सिंह जी का। और बच्चन सिंह जी का एक कृति जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसे आप बखूबी पढ़ सकते हैं और इनके दृष्टिकोण को जानते हुए हिंदी साहित्य को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बुक आप जरूर से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए अगला प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी गई है, चलिए देख लें ऊपर पे क्या है। तो सी और डी यहाँ पर राइट है, सी और डी, यानी कि भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, तो सी और डी होगा। चलिए देख लें यहाँ पे, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देख ही लिया, तो उससे नीचे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है, क्या है?
तो अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, बिल्कुल। और अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न को हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेली यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है, आजकल स्त्रियां बहुत कुछ करती हैं, वो भी अकेले ही, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहती, ये गलत होगा। डी है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है, तो ये बिल्कुल होगा। तो बी और डी ऑप्शन में होगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देख लें कि फिर भी कल है प्राण मेरे गीत की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रह है निहार 1930 का है, रश्मि 1932 का है, निर्जा 1935 का है, शांति गीत 1936 का है, अग्निरेखा दीपशिखा 1942 का है, सप्तपर्णा 1957 का है। तो आपको ध्यान रखना है इनकी प्रमुख रचनाओं काव्य संग्रहों को, क्योंकि पूछी जाती है बार बार। चलिए अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये श्री चंद थे। और ये कौन थे? तो गुरु नानक के पुत्र थे, ठीक है, गुरु नानक के पुत्र थे श्री चंद। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते थे तथा पंच प्रकृति जिसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते थे। और जबकि लक्ष्मी चंद तथा मलुक दास संत कवि थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, संस्मरण की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो ये नंगा तलाई का गांव और आपका हो जाएगा आछे दिन पाछे गए, ठीक है, आछे दिन पाछे गए। और ये तो रिपोर्टाज है रेणु जी का, और वे लड़ेंगे हजारों साल, यहाँ पर देख लें, तो सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए, ये संस्मरण है। नंगा तलाई का गांव 2004 की संस्मरणात्मक कृति है, लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। और इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति जो है वो व्यंकेश दरवेश 2010 का है, कहीं कहीं 11 भी देता है। गंगा स्नान करने चलो 2012 का है, और आछे दिन पाछे गए 2004 का है। और संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं आछे दिन पाछे गए के कौन है? ये नंगा तलाई जो गांव है ये है लेखक विश्वनाथ के, और आछे दिन पाछे गए के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, ठीक है, काशीनाथ सिंह। और इनकी जो अन्य कृति है घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि ना हो, याद ना हो, ये 1992 की है। जबकि श्रन जल धन जल ये और वे लड़ेंगे हजारों साल, ये रिपोर्टाज विधा की रचनाएं हैं। श्रन जल धन जल ये रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और वे लड़ेंगे हजारों साल इसके लेखक हैं शिव सागर मिश्र। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है देख लें थोड़ा सा। रामचरित्र मानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो, उत्तरकांड में है ये। और यहाँ पर देख लें कि राम कथा का ज्ञान वेदों, पुराणों और कवियों से किया है, किंतु संतों ने नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल किया है। जो भक्त रामचरितमानस का यहाँ पर अवगाहन करता है, ठीक है, करता है, यहाँ पर मिस्टेक है वर्ड, वह मध्यम के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है, ये वर्ड देख सकते हैं आप, ठीक है, गलत है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो सी, ए और डी आपका राइट होगा, सी ऑप्शन। तो ये जो है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, और इसमें कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार देख सकते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये उत्तर कांड से सभी ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
निम्न इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो ये कुबेरनाथ राय जी नहीं होंगे, क्योंकि ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं, जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से लेखक कौन से युग में है। चलिए अगला प्रश्न है, संलक्ष्य कर्म ध्वनि के भेद हैं। तो ये हो जाएंगे वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्ष्य कर्म ध्वनि के भेद हैं। वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का कर्म रहता है, वहाँ पर संलक्ष्य कर्म ध्वनि होती है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म में सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होती है। तो ये उसके शब्दांश है, शब्द अर्थ है कि संलक्ष्य कर्म ध्वनि होती क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो ये सभी जो है कहानियां हैं। पिंजरा है, जयदोल, अग्निखोर और नीलम देश की राजकन्या। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, यहाँ पर अच्छे से दिया है। देखिए कि नीलम देश की राजकन्या जिसका टाइम पीरियड है 1933, जो कि जैनेन्द्र रचनाकार हैं। पिंजरा 1944 उपेंद्र नाथ हस्क की कहानी है। जयदोल 1951 अज्ञे की कहानी है। और अग्निखोर 1973 ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। तो ये आप यहाँ पर विधा सभी कहानियां हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी कहानी विधा है। अगला देख लें, अगला प्रश्न है, विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं कॉर्डवेल। ठीक है, कौन है? कॉर्डवेल। तो विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं कॉर्डवेल। यह एक मार्क्सवादी लेखक हैं और इनका प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। तो ध्यान रखना है इनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि विषमता की पीड़ा से, क्योंकि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है एक दूसरे से, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान किसका है? मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए फिरते। और डी ऑप्शन है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है? तो ये तो महादेवी वर्मा जी का होगा। और ये मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का होगा। और दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने हैं फिरते, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन बी जो है, बी का होगा 3rd और डी का होगा 4। बी का होगा 3rd, हाँ बी का होगा 3rd, ठीक है, और सी का होगा डी का होगा 4। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, हालांकि यहाँ पे दे दिया गया है, देख लें। तो देखिए कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, तो ये प्रसाद जी का है। और अच्छा ये याद आ गई, ये आंसू से ली गई है, ठीक है। और मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प पर, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। दिन 12 वर्षों में घुरे के भी सुने गए हैं फिरते, मैथिली शरण गुप्त जी के। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने टोटल 25 प्रश्न देखे, ठीक है। लेकिन ये 25 प्रश्न नहीं थे, बहुत अधिक प्रश्न थे, क्योंकि 4th ऑप्शन के साथ हम लोगों ने देखा सभी को, और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखे हम लोगों ने। तो इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि आपका स्कोर भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी आएगा। और PYQ रिवीजन सीरीज जितने भी लोग देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, तो ज़रूर से इसे देखें आप TRE 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए क्लासेस होती हैं। आप अच्छे से देखें इसे और रिवीजन भी करें, और भी बहुत टाइम है, अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग होगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।